अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। जी, मैं इस वक्त फाजिलपुर शहर में ही हूँ, राजनपुर में। और बस एक इमरजेंसी की सूरत में मुझे यहाँ सिलसिले में यहाँ पे आना पड़ा है, लेकिन मैंने कहा जितनी भी काम हो मेरी ज़िंदगी में, जितनी भी इमरजेंसी हो, जितना भी भाग दौड़ हो, लेकिन आपकी जो स्टोरी है उसकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कोशिश तो मेरी भरपूर होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ओसीएस की छुट्टी ना करूं, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आज भी आप कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जहाँ भी मैं फिर रहा होता हूँ, जिस घर में भी जा रहा होता हूँ, जहाँ जगह मिलती है, एक छोटा सा ट्राइपॉड है मेरे साथ। अब्दुल मनान या अरसलान हाशरी हर वक्त मेरे साथ होते हैं, दोनों बच्चे। तो बस जल्दी से ट्राइपॉड निकाला, उनको कहता हूँ बेटा जहाँ पे भी है बच्चे इसको सेट करो और अल्लाह का नाम लेके हम रिकॉर्डिंग शुरू करें। ओसीएस की मैंने कहा जी छुट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है ओसीएस में इस नीयत से रिकॉर्ड करता हूं, ये भी एक सवाब का काम है। जब आपकी जिंदगी में कहानी ऐसा रस घोलती है, चंद लम्हे, ये पल जब आप कहानी सुन रहे होते हैं, तो आप बकौल आपके कि इतना खूबसूरत हो जाता है कि हम अपनी जिंदगी के हर दुख मुसीबत परेशानी को भूल जाते हैं, कहानी में खो जाते हैं। तो फिर मुझे ये याद होता है कि अगर ये कहानी आपकी खुशी का बायस है, तो मैं कौन होता हूँ, चाहे जितना भी मजबूरी हो कि आपकी खुशी आपको प्रोवाइड ना कर सकूँ। बस दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला इस फैमिली को, जो एमएमटीवी की फैमिली है, हमेशा खुश व खुरम रखे, हम जुड़े रहें एक दूसरे से, खुशी में भी साथ हों, दुख सुख में भी आपके एक दूसरे के साथ हों। और जिस तरह ताहिर भाई की डेथ पे आपने उस दुख की घड़ी में साथ दिया, तो नए लोग भी आके जिन्होंने ज्वाइन किया ओसीएस को, अगर इस कमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि वाकई ये एक फैमिली है जो एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। आज की कहानी मैं आपको अपनी ज़ात से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था लोगों की कहानियाँ हैं वो भी सुनाया करूँगा, और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी जो कहानी है वो भी सुनाऊँगा। ये भी जो मेरी ज़िंदगी से कहानी है बहुत पुरानी नहीं है, नई कहानी है, लेकिन ये एक इंडिया की कहानी है। मिलता-जुलता बिल्कुल नाम मैंने उनका रखा है, फ़र्ज़ी है लेकिन बिल्कुल करीब तरीन नाम है रिहाना। उन्होंने कहा आप रियल बता दें, मैंने उनसे कहा नहीं मैं रियल नहीं बताऊँगा आपका नाम। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये कहानी मुझसे जुड़ चुकी है। मैं भी इस कहानी का एक किरदार हूँ, और मेरी उन कहानियों में से जो मुझे भी कभी नहीं भूलेगी। बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसात, ऐसी बातें रूनुमा होती हैं जो नक्श सी हो जाती हैं दिल में। ये एक ऐसी कहानी है जिसको शुरू करते हुए मैं खुद भी उलझा, कहाँ से शुरू करूँ? नहीं यहाँ से, नहीं, यहाँ से शुरू करता हूँ। खुद भी समझ नहीं आ रही थी इस कहानी को कहाँ से शुरू करूँ? सस्पेंस ताकि बरकरार रहे, अगर जिस तरह इस कहानी को सुनाना चाहिए उस तरह सुनाता हूँ तो सस्पेंस खत्म होता है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ, आखिर कहानी किसी न किसी तरीके से सुना दूँगा। चलें इतना शुरू में बता देता हूँ, रिहाना का मुझसे राब्ता हुआ उसी तरह जिस तरह बहुत सारे लोग मेरे मोबाइल पे मुझसे राब्ता करते हैं कि ये मेरी तस्वीर है, ये मेरी डिटेल है, सर देखिए क्या मसला है मेरे साथ बताइए, और इसका तोड़ भी कीजिए, इसका हल भी बताइए। उन्हीं लोगों में से एक रिहाना है। और जब मैं लोगों के खोल रहा होता हूँ जिसका इमरजेंसी का केस होता है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है ये इमरजेंसी केस है, तो उसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के अगर कॉल करनी होती है तो मैं खुद उनको वॉइस मैसेज छोड़ता हूँ, जी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपका इमरजेंसी केस है, आप मुझे टाइम बताइए तो मैं आपको कॉल कर लूँ। और अगर वो ऑनलाइन होते हैं तो मैं कॉल कर लेता हूँ और उनसे मेरा राब्ता हो जाता है। रिहाना के केस को भी मुझे देखते ही अंदाज़ा हो गया कि ये नॉर्मल केस नहीं है, इमरजेंसी केस है। और जो इमरजेंसी वाले केस होते हैं फौरी तौर पे मैं उनसे खुद राब्ता करता हूँ। रिहाना से मैंने राब्ता किया और मेरा उनसे राब्ता हो गया। मैंने उनको उनके बारे में बताया क्या है, क्यों है और क्या करना है, वो सारा आगे कहानी में आपको नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगा। अब कहानी को शुरू इस तरह करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो मेरी उनसे शुरू में अभी जो मैंने बताया मेरा राब्ता हुआ वो मैं एंड में आपको बताऊँगा। कहानी रिहाना की ज़ुबानी से शुरू करते हैं। रिहाना एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं जो माशाल्लाह बहुत ही खाती-पीती फैमिली है। अल्लाह का दिया उनके पास सब कुछ है, नाम भी है,
बहुत बड़ा घर भी है, गाड़ी भी है, वो सब कुछ है जो ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए चाहिए होती हैं। रिहाना से बड़ी 2 बहनें और 1 भाई है, सबसे छोटी जो हैं वो रिहाना है। बहन-भाइयों में सबसे खूबसूरत जो हैं वो रिहाना है। रिहाना एक पढ़ी-लिखी लड़की है। अल्लाह ने बेइंतहा हुस्न से नवाज़ा। माँ-बाप हर बच्चे के लिए एक जैसा प्यार रखते हैं, लेकिन रिहाना एक ऐसी बच्ची थी जो जितनी ही खूबसूरत थी, उतनी ही ज़्यादा लाडली इसलिए बन गई कि हँसना, शरारतें करना, हर वक़्त खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, ऐसा था कि माँ और बाप छोटी-छोटी भी थी, ज़्यादा इसके साथ प्यार और लाड करते थे। ये भी लाडली-सी बच्ची बन गई। वक़्त गुज़रता रहा, पर तो वक़्त के नहीं होते, कहते हम लफ्ज़ों में यही हैं, वक़्त पर लगाकर उड़ गया। वक़्त कहीं नहीं उड़ता, वक़्त चल रहा है। सुबह होती है, रोशनी फूटती है, परिंदों के चहचहाने से ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। अभी रोशनी फूटी नहीं होती, सूरज की किरणें अभी बिखरी नहीं होती कि चिड़ियाँ चहचहाना शुरू कर देती हैं। आज भी बहुत सारे घरों में, मेरे घर के बाहर एक बेल है बहुत बड़ी, उसपे मैं जब ऑफ कैमरा स्टोरी भी बाज़ औक़ात रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो चिड़िया सुबह-सुबह जब हो रही होती है, चहचहाना शुरू कर देती हैं। घड़ी की तरफ देखे बगैर एहसास हो जाता है, वो परिंदे, मासूम से छोटे से परिंदे अपनी बोली बोलना शुरू हो गए हैं, नींद से बेदार हो गए हैं, उनको पता लग गया है, कोई घड़ी नहीं है उनके पास, लेकिन उनको पता लग गया है, सुबह हो ही जा चाहती है। अभी किरणें नहीं बिखरी सूरज की, अंधेरा थोड़ा-सा ही कम हुआ है, सबकी आँख खुल गई है, वो अपनी बोली बोलना शुरू हो गए हैं, एक-दूसरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, एक-दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन एहसास दिला रहे हैं, ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही है, उस ज़िंदगी की, जो कुछ पल पहले तक ज़िंदगी थमी हुई थी, सब सो रहे थे, इंसान भी, चिरिंद-परिंद, हैवान भी सो रहे थे। कुछ जानवर जाग रहे होते हैं, रात को शिकार कर रहे होते हैं, शहरी ज़िंदगी में सब सो रहे थे। इसलिए कहते हैं, वक़्त पर लगा के नहीं उड़ता, वक़्त अपनी जगह पे थमा होता है। हम चल रहे होते हैं, हम बढ़ रहे होते हैं, हम जवान हो रहे होते हैं। सो ये तीनों बच्चे भी, चारों, 2 बहनें, 1 भाई और रिहाना, वक़्त के पर के साथ जवान हो गए। 2 बहनों के रिश्ते आ गए, उन्होंने शादी कर दी क्योंकि रिहाना पढ़ रही थी और वालिदैन की ख्वाहिश थी अपनी तालीम मुकम्मल करे और उसके बाद हम इसकी शादी करेंगे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पहली 2 बेटियों को जो रुख़सत किया था, धूम-धाम से रुख़सत किया था। माँ-बाप ने दिल खोल के जहेज़ दिया था, वो अपने पिया घर सुधार गईं। पढ़ते-पढ़ते तालीम मुकम्मल होने से थोड़ा अरसा ही पहले रिहाना किसी को दिल दे बैठी और वो भी रिहाना को दिल दे बैठा और बात चलते-चलते यहाँ तक पहुँची कि दोनों के दिल में हसरत पैदा हो गई, ख्वाहिश पे, हसरत नहीं, ख्वाहिश पैदा हो गई कि हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, हम एक-दूसरे का जीवन साथी बनेंगे और अपनी आने वाली ज़िंदगी को इकट्ठे हर पल को खुशियों से गुज़ारेंगे। रिहाना ने बात अपनी वालदैन से कही कि मैं फ़लाँ लड़के को पसंद करती हूँ। लाडली थी, थोड़ा-सा माँ-बाप ने कहा हमने देखा नहीं, जिस तरह वालदैन कहते हैं नहीं हमें करनी थी शादी, हम देखेंगे ये वो, ख़ैर वालदैन मान गए। यूँ उस लड़के ने भी अपने घर वालों को मना लिया। बाकायदा वो रिश्ता लेके रिहाना के घर आए और जब रिहाना के माँ-बाप पहले ही राज़ी हो चुके थे, वो जैसा भी होता बेटी के आगे हार मान चुके थे। बेटा भी शादी, बेटियाँ 2 जो बड़ी थीं, वो उनको शादी कर चुके थे, बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी क्योंकि रुहाना ने इज़हार कर दिया कि ठीक है मेरी शादी बाद में कीजिएगा, कम से कम इसके साथ निकाह कर दें मेरा, मंगनी कर दें। वैसे नंबर अभी रिहाना के बड़े भाई के शादी करने का था। खैर वो लोग रिश्ता लेके आए, बैठे, रिहाना के माँ-बाप ने भी लड़का पसंद कर लिया, वो भी रिहाना की तरह इंतहाई हसीन व जमील था।
यूं जब दोनों फैमिलियां एक दूसरे के साथ मिली तो उन्होंने भी इसी बात का इजहार किया कि बच्चों के आगे माँ बाप मजबूर होते हैं। हमारे बेटे को भी रिहाना पसंद है, चाहते तो हम भी कुछ और थे, लेकिन हम अपने बेटे के हाथों मजबूर होके वही चाहते हैं जो हमारा बेटा चाहता है। तब रिहाना के माँ बाप ने भी कह दिया, हम भी बेटी के हाथों मजबूर हैं, हमें इसी बात की खुशी है, बच्चे आपस में खुश रहें, ये जिंदगी अब इनकी है। सो यूं इन दोनों की मंगनी तय कर दी गई। रिहाना और वो लड़का बहुत खुश थे, आपस में एक दूसरे से बात करते, बाहर मिल भी लेते थे। लेकिन रिहाना ने एक बात उसको कही थी कि हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, जिस वक्त मेरी रुखसती होगी मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, उससे पहले तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। वक्त गुजरता रहा कि वहीं पे रिहाना को लगा, वालदैन तैयारियों में मसरूफ हो गए। आकर जब बेटे की शादी करनी है, फौरी तौर पे वो सोच बैठे थे कि साथ ही रिहाना की भी शादी कर लेनी है। अब वो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते फिर रहे थे, साथ साथ रिहाना की शादी के लिए भी इंतजाम करते जा रहे थे। जहेज का जो चीज़ पसंद आती माँ ले लेती, कि रिहाना को भी तो रुखसत करना है, उसके लिए भी जहेज का बंदोबस्त करते जा रहे थे। कि वहीं पे रिहाना को लगा, लड़के का मिलता जुलता जो नाम है शामीन, नहीं शामीन नहीं, लड़का ही रख लेते हैं यार, क्योंकि वो कह रही उनका नाम ना ही लें। लड़के की तरफ से बदलाव आना शुरू हो गया। रिहाना महसूस कर रही थी, अब वो उससे दूर दूर रहने लगा है, खिंचा खिंचा सा रहने लगा है, बहाने बहाने से इधर उधर होने लगा है, उसको कम टाइम देना शुरू हो गया है। रिहाना इस बात का इजहार करती, वो कहता नहीं नहीं मैं उलझा हुआ हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। बातों बातों में रिहाना को पहले भी अंदाजा था, उससे वो एक दो दफा जिक्र भी कर चुका था, रिहाना जब हमारी शादी हो जाएगी तो मेरी ख्वाहिश है हम बाहर मुल्क चले जाएं, इंडिया नहीं रहना। एक कंट्री था, उन्होंने कहा उसका नाम भी ना बताइएगा, यूरोप ही कह लेते हैं, यूरोप जाके हम दोनों रहेंगे, मेरी ख्वाहिश है हम वहां पे रहें, यहां मेरा दम घुटता है, यहां मुझे अच्छा नहीं लगता, यहां पे आज़ादी नहीं है, वहां पे बहुत सारी इस तरह की बातें करता। वो खिंचा खिंचा सा रहने लगा। रिहाना समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वक्त गुजरा और एक दिन उसकी कॉल आई और उसने कहा, रिहाना मैं बाहर जा रहा हूं। रिहाना के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी कि आप क्या कह रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, हमने तो शादी करनी है, उसके बाद हमने सोचा था बाहर की कोशिश करेंगे और बाहर जाएंगे, तो अभी तुम किस तरह जा रहे हो। तो उसने कहा, मैं इसलिए बाहर जा रहा हूं क्योंकि मैं इस रिश्ते को खत्म करने जा रहा हूं, तुमसे मैं अपना नाता तोड़ने जा रहा हूं। बाहर की एक लड़की से मैं शादी करने लगा हूं और उसी के साथ शादी करके मैं बाहर जाने लगा हूं। आप एक सोच सकते हैं एक लड़की के ऊपर ये क्या बीती होगी ये खबर सुन के, और उसके लिए कैसा मंजर होगा कि लड़का खुद ही अपने मुंह से शादी तोड़ने का इजहार कर रहा था। और ये आखिरी काल थी, उसके बाद रिहाना को भी गवारा ना हुआ कि वो उससे भीख मांगे, उससे गिड़गिड़ा के कहे कि तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। वो बहुत सुलझी हुई लड़की थी, जितनी शरारती थी, जितनी घुलने मिलने वाली थी, चल चल सी थी, शौक थी, उतना उस बात को समझ गई कि ये मुझसे प्यार ही नहीं करता था, इसका सबसे बड़ा प्यार बाहर जाना था, और आज उसको मौका मिला है शादी के जरिए, अगर वो बाहर जा सकता है तो इसलिए मुझसे छोड़ रहा है। ये बात जब रिहाना ने अपने घर वालों को भी कही तो घर वालों ने कहा उसकी ऐसी की तैसी, हम उनसे बात करेंगे, उसके माँ बाप से बात करेंगे, ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल थोड़ा है कि इस तरह वो मंगनी खत्म कर रहा है और रिश्ते को खत्म करने जा रहा है। तो रिहाना ने माँ बाप से कहा, क्या हासिल होगा, क्या इस तरीके वो लड़का उस बाहर की लड़की को छोड़ देगा, आपकी मिन्नत समाजत करने पे वो मान जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें रिहाना ने की कि वालदैन चुप कर गए। जानते थे कह तो सही रही है, बेटी का दिल रखने के लिए एक बात कर रहे थे, वरना तो वो पहले दिन से ही खुश नहीं थे उस लड़के के साथ, बेटी के हाथों मजबूर हो गए थे। अब रिहाना वो जो शोख चंचल सी लड़की थी, शरारती सी थी, हर जगह पे महफिल की जान बन जाती थी, जहां जाती अपनी चुलबुली शरारतों से, अपनी खूबसूरती से, अपने पढ़े लिखे तमीज़दार होने से सबके दिल जीत लेती थी। अब उसने अपने आप को कमरे में बंद सा कर लिया था। उसको अपनी किस्मत पे ये आ रहा था कि मेरी ही किस्मत में ऐसा लिखा था, मेरे साथ ही ऐसा लिखा था।
वो रोती रहती। माँ इस दुख को समझ सकती थी, माँ जाती तो अपने आंसू पूछ लेती, साफ कर लेती अपने आंसू को, लेकिन माँ को पता लग जाता बेटी किस हालत में है, बेटी के दिल पे क्या गुजर रही है। वक्त गुजरता रहा, बेटी की हालत बुरी से बुरी होती जा रही थी और माँ इस बात को समझ रही थी। वहीं पे एक दिन उनकी एक रिश्तेदार उनके घर में आई। उसके बारे में मशहूर था कि वो जादू टोना और इस तरह की चीज़ों के बारे में काफ़ी मालूमात रखती है। खुद नहीं करती थी, लेकिन उसको इस तरह की बहुत सारी नॉलेज था। इस तरह की घरों के अंदर तावीज़, बंदिश और ये चीज़ें हों तो उसको अंदाज़ा हो जाता था। एक दिन उनके घर आई तो आते ही उसने कहा, मुझे लग रहा है तुम्हारे घर के अंदर जादू किया गया है। मुझे तुम्हारे घर में दाखिल होते ही कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा और ये अलामत है कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगी कि आप लोग किसी से राब्ता करके इस जादू का तोड़ कराएं। रिहाना की मां ने पूछा, क्या जादू, किस तरह का जादू, किस तरह का आपका महसूस हो रहा है? उसने कहा, जब मैं किसी घर में दाखिल होती हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है ये घर भारी है। आपका घर भी मुझे भारी लग रहा है, नहुसत सी छाई हुई लग रही है। क्या कुछ ऐसा वाकया कुछ दिनों पहले हुआ है जो उसी नहुसत की वजह से हो? रिहाना की मां ने कहा, हाँ, मेरी बेटी की मंगनी हुई थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, उसने उसको छोड़ दिया। तो उसकी वो फौरन बोली, वो उसी नहुसत की वजह से हुआ है जो आपके घर में मौजूद है, आप लोग उसका तोड़ करवाएं। वो बातें करती रही, बैठी रही, चली गई। तो रिहाना की मां पढ़ी लिखी होने के बावजूद अब उनके दिल में ये बात बिठा गई थी बातों बातों में कि इस घर का नहुसत का साया है, इस घर के अंदर कोई एक्टिविटीज है। उन्हें अपने शौहर से बात किया, वो भी एक पढ़े लिखे शख्स थे। उसने कहा, आप किस तरह की बातें में आ गई हो? जिंदगी है, जिंदगी में रिश्ते टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं, इसी का नाम जिंदगी है, ये किस चक्रों में पड़ गई हो? उसने कहा, बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, मुझे आपसे इजाजत चाहिए। अगर एक दफा दिखा दिया जाए इसमें हर्ज ही क्या है? क्योंकि मैं बेटी से अब जब शादी की बात करती हूं कि हम तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं तो फौरन इनकार कर देती है। ऐसे लगता है जैसे उसका दिमाग मऊफ सा हो गया है, दिमाग उसका जकड़ा जा चुका है, वो उलझी हुई है, हर वक्त रोती हुई है। मैं बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकती। समझाने पे, बहुत ज्यादा कहने पे बाप था, बेटी की ऐसी हालत वो भी नहीं देख सकता था। मान गया कि ठीक है, किसी को बुलाओ और दिखा दो। फौरन तो नहीं माना, काफी कोशिश के बाद मान गया। और उसी मोहल्ले के अंदर ही एक साधु कह लें, पीर कह लें, आमिल कह लें, कोई भी नाम दे दें, ये भी मैं छुपा रहा हूं। नौजवान सा ही था, उम्र होगी कोई तकरीबन 35 साल के करीब, और उसने अपना हुलिया जो बना रखा था, बड़े बड़े बाल, बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई थी। और वह पूरी गली के एक जगह, जिस जगह पे रहता था, मशहूर था कि वो बहुत पहुंची हुई हस्ती है। वो बाबा, मैं उसका नाम फर्जी बाबा रखने जा रहा हूं, वो जो बाबा है बहुत पहुंचा हुआ इल्म वाला है। उसके पास हर मर्ज का इलाज है, जादू टोना जिन्नात तो एक चुटकी का काम है। यूं उसको अपने घर बुलाया गया और साधु बाबा जिस वक्त घर में दाखिल हुए, रिहाना को मां बता चुकी थी। रिहाना मानी नहीं थी, फिर भी मां की जिद के आगे मजबूर हो गई कि एक दफा उसके आ जाने से कौन सी कयामत आ जाएगी, उसको आने दो। यूं वो साधु बाबा उस घर में आया। रिहाना कहती है, मैं ऊपर अपनी खिड़की से बैठी देख रही थी कि हमारी गाड़ी जो आई, गेट खुला, अंदर गाड़ी दाखिल हुई और गाड़ी जैसे ही रुकी तो हमारी गाड़ी के अंदर से एक साधु बाबा बाहर निकला। एक हाथ में उसके एक ऐसी हांडी सी थी, गोल थी, जिसको उसने ऊपर कड़ा लगा के पकड़ रखा था और उस हांडी के अंदर से धुआं निकल रहा था। सीधे हाथ के अंदर उसने एक झाड़ू नुमा चीज हाथ में पकड़ी हुई थी। झाड़ू के तो लंबे लंबे तिनके होते हैं, उसको फर लगी हुई थी, जैसे कोई कॉटन लगी होती है या कॉटन की तरह फर होती है, इसी तरह की थी। और वो उतरते ही एकदम अपनी जगह पे खड़ा हो गया और घर को इस अंदाज में देखना शुरू हो गया जैसे वो कोई जेम्स बॉन्ड 007 हो और घर की अजीब सी हालत में देख रहा हो। और साथ ही उसने अपना वो हांडी वाला जो हाथ था जिसमें से धुआं निकल रहा था उसको ऊपर किया और उसके धुएं को झाड़ू के साथ ऐसे फैलाना शुरू कर दिया, जैसे वो चाह रहा हो धुआं पूरे घर के अंदर फैल सा जाए। और यूं देखते देखते उसने ऊपर खिड़की की तरफ देखा, जिस तरफ मैं बैठी उसको देख रही थी। तो वो खड़ा होकर मुझे देखता रहा और मुझे ऐसा महसूस हुआ उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो इस अंदाज में कुछ पढ़ने जा रहा हो।
वो पढ़ता रहा वहां पे खड़ा होकर, और उसके बाद मैंने देखा चंद कदम वो घर के इस साइड पे गया, चंद कदम वो घर के इस साइड पे गया और चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अंदर नीचे वाले पोर्शन में वो क्या कर रहा था मैं नहीं जानती, लेकिन इतना अंदाजा हो गया था नीचे से होता हुआ वो ऊपर पहुंचेगा। मुझे उम्मीद थी कि 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट वो नीचे लगाएगा, अपना जादू तंत्र मंत्र करेगा और उसके बाद ऊपर आएगा। लेकिन मैं हैरान रह गई कि वो सीधा ही ऊपर आ गया। मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी, ऊपर भी 2-3 कमरे बने हुए थे। वो इस अंदाज में आया कि सीधा उसी कमरे की तरफ आया हुआ था जिस कमरे की तरफ मैं थी, और अब उसने आंखें बंद कर लेता और कुछ पढ़ना शुरू कर देता। फिर अपने उसी झाड़ू नुमा चीज से धुआं फैलाना शुरू कर देता, कभी इधर जा कभी इधर जा, और साथ ही मेरे कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मेरी भाई और मेरी मां उसके साथ थे, और मेरे कमरे के अंदर आया। मेरे कमरे को उसने धुएं से भर दिया। उस मट्टी की उस हांडी से जो धुआं निकल रहा था पूरे कमरे में उसने फैला दिया, और कुछ पढ़ता रहा। मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला, और उसके बाद फिर निकला, दूसरे कमरों में भी गया, और उसके बाद वो सीढ़ियों से चढ़ के जब उस पोर्शन की तरफ जहां पे आया था, वो एक कह लीजिए एंट्रेंस थी जहां पे 3-4 दरवाजे थे सामने। मेरे कमरे का भी दरवाजा था, लेफ्ट साइड पे भी दरवाजा था, राइट साइड पे भी कमरा। मैं इसी जगह पे खड़ा हो गया और पढ़ना शुरू कर दिया, और मेरी मां से कहा ये जो ऊपर वाला आपका पूरा पोर्शन है इस पे इतनी नहुसत है कि आप जान भी नहीं सकती कि अगर आपको मैं दिखा दूं तो आपका दिमाग फट जाए, आपकी आंखें खुली की खुली रख जाएं। इतना शदीद इस जगह के ऊपर काला जादू है, और इतनी शदीद यहां पे चीजें हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। मेरी मां और परेशान हो गई। मैं अपनी मां के चेहरे के तासुरात देख रही थी। वो अपनी ऐसी बातों से मेरी मां को और परेशान कर रहा था, लेकिन उसने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी मां ने कहा आपका बहुत नाम सुन रखा है, बड़ी तारीफें सुन रखी हैं, मैं अपनी बेटी की वजह से परेशान हूं, इसलिए आपको तकलीफ दी। उसने कहा मुझे पता लग गया है, पहले भी जो इसका घर टूटा है ये अभी तक हम में से किसी ने नहीं उसको बताया था। भाई भी लेके आए थे कि घर को चेक करवाना है, मां ने भी नहीं बताया था, किसी ने नहीं बताया था, लेकिन वो खुद से बोल रहा था आपका घर के अंदर नहुसत है, उसी की वजह से आपकी बेटी का घर टूटा है। और ये सब चौंक गए, कहती मैं भी चौंक गई कि इसको कैसे पता लगा। मेरी मां ने कहा आप तो बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, आपको ये तक पता लग गया है। जी बिल्कुल, मेरी बेटी का घर टूटा है। उसने कहा लेकिन हम आ गए हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा बेटी को नीचे भेज दीजिए। मुझे उन्होंने कहा बेटा तुम नीचे जाओ। मैं नीचे चली गई। ऊपर वो क्या पढ़ता रहा, क्या करता रहा, रिहाना कहती है मैं नहीं जानती। जब रात को मैं अपनी मां के साथ बैठी तो मैंने मां से पूछा मां क्या हुआ है, क्या वो बता के गया है, वो तो चला गया था, मैं नीचे थी, क्या बातें हुई उसने। तो मां ने कहा बेटा ऊपर पूरा पोर्शन हमारा भरा हुआ है, वो कहते हैं यहाँ पे जिन्नात ही जिन्नात हैं, जिसकी वजह से पूरे घर पे नहुसत है। नीचे वाले एरिया में कभी कभी आते जाते जरूर हैं, रिहाइश उनकी ऊपर ही है। और वो कह के गया है मुझे 3 दिन ऊपर आके चिल्ला करना पड़ेगा, ऊपर बैठना पड़ेगा। मैं इस मखलूक को यहां से जिस वक्त निकाल दूंगा, इसकी नहुसत घर से खत्म हो जाएगी, तो फिर आपके घर में पहले की तरह खुशियां होंगी, आपकी बेटी भी रिश्ते के लिए मान जाएगी। और घर के अंदर भी आजकल और भी परेशानियां जो छोटी मोटी आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। वो परेशानियां जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन जब उसने कहा आ रही हैं तो मेरी मां बोली हाँ हमारा जो कारोबार है उसमें भी आजकल ये हुआ है, कारोबार भी अच्छा नहीं चल रहा, बेटे का रिश्ता देख रहे हैं उसमें भी मसले आ रहे हैं। तो उसने कहा वो सारा कुछ इसी वजह से ही हो रहा है। रिहाना कहती है मैंने मां से कहा मां आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप किस तरह की बातों में आ गई हैं। तो मां ने कहा बेटा बस तुम चुप कर जाओ, उसको करने दो। मां को बहुत समझाया लेकिन मां नहीं मानी। यहां तक कि अगली रात वो पहुंच गया, मुझे कहा गया कि तुम अब नीचे शिफ्ट रहो, मेरे कमरे में जिस तरह की इस तरह की कीमती चीजें जो मेरा सामान था, मुझे मां ने कहा वो आप उठा लो। तो उसने ऊपर बैठ के पढ़ाई करनी है। पहली रात आया, वो ऊपर बैठा रहा, पढ़ता रहा, क्या करता रहा कोई भी नहीं जानता। यहां तक कि सुबह का जब टाइम हुआ उसने इजाजत ली और वो चला गया। अगली रात उसने कहा मैं नहीं आऊंगा
मुझे घर बैठ के चिल्ला करना है, मैं अगली रात पहुंचूंगा। उसने 3 रातें जो बैठना रहता, पहली रात बैठा, वो दूसरी रात अपने घर पढ़ने जा रहा था। अपने घर बैठ के उसने पढ़ाई की और तीसरी रात वो फिर से घर में आ गया। रात सारी वो ऊपर बैठ के पढ़ता रहा, अकेला क्या करता रहा हमें नहीं पता। और जब सुबह वो जाने लगा, घर वाले जागते थे, मैं कभी सो जाती कभी जागती रहती। मेरी मां से वो कह के गया, अब मैं कल रात आऊंगा, मेरी फाइनल रात है। जिसने भी जादू किया है, जो जो चीजें यहां पे दफनाई गई हैं, मैं कल आके निकालूंगा। अगली रात वो जैसे ही पहुंचा तो उसने हुक्म सादिर किया, घर वालों कहा उधर ऊपर जमा हो जाए। अब्बू भी, भाई भी, अम्मी भी, मैं भी ऊपर जमा हो गए। उसने हम सबको अपने सामने बिठा दिया और वो इस तरह मैं चौकड़ी मार के बैठा, ऐसे पालथी मार के वो भी बैठ गया। और मेरी मां से और भाई से कहा, मैं आपको जो कहता जाऊंगा आप उसी वक्त उठिएगा, वो करके आइएगा। वो बैठ के पढ़ता रहा। उसके बाद आंखें उसकी बंद थी, वो चुप करके पढ़ता रहा। धुआं सामने उसी मट्टी वाली हांडी के अंदर से निकल रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद मेरे भाई से कहा, उस कमरे की कोशिश करो जो बिस्तर या कोई बेड लगा हुआ है, उसके जो पाए होते हैं बेड के, उसके इर्द गिर्द कुछ ढूंढो, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा। उसने पूरी लोकेशन उसको समझा दी। भाई जैसे ही उठा, कमरे को खोला तो दरवाजा लॉक था। तो मां ने कहा, ये तो लॉक होता है, बेटा जाओ नीचे से चाबियां लेके आओ। उसका गोल घुमाने वाला हैंडल लगा हुआ था। काफी अरसे से जरूरत नहीं थी उस कमरे की, इसलिए उसको लॉक किया हुआ था। भाई गया नीचे से, चाबियां लेके आया। उसने उसका ताला खोला, चाबी लगाई, ताला खोला, उसको गोल घुमाया, लॉक खुल गया। अंदर गया, जिस जगह पे उसने कहा वो उधर ढूंढता रहा और वहां पे वाकई उसको एक पोटली सी मिली, एक कपड़े के अंदर बंधी हुई पोटली सी थी, छोटी सी पोटली थी। और उस जगह जहां उसने कहा था, काफी ढूंढने के बाद उसको मिली थी, वो लेके आ गया। और भाई के हाथ कांप रहे थे, उसने सामने रख दी। उसने कहा इसको सामने रख दो। फिर वो बैठ गया, पढ़ना शुरू हो गया। और पढ़ने के बाद मेरे कमरे की तरफ उसने इशारा किया। उसने कहा, जाओ वो जो ऊपर सूटकेस रखा हुआ है उसको उठा के लाओ और उसको खोलो, उसके अंदर भी कुछ है। भाई गया, काफी ऊंचा रखा हुआ था, भाई का हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो भाई ने कहा, स्टूल कहां है? मां ने बताया, फलां कमरे में पड़ा है। मां स्टूल लेके आई, भाई को दिया। भाई स्टूल पे ऊपर चढ़ा, उसको बड़ी मुश्किल से ऊपर से उठाया, वो भी लॉक था। मुझे कहा गया, इसकी चाबी तुम्हारे पास है? मैंने कहा हां जी। मैं गई, मैं अपनी चाबी लेके आई। मुझे कहा इसको खोलो। जब मैंने उसको चाबी से खोला तो आंखें बंद करके पढ़ता रहा और मुझे कहा इसके अंदर से ढूंढो, इसकी दराज, इसकी पॉकेट में से किसी जगह से इसके अंदर भी कुछ है। ढूंढते रहे, ये करते रहे, नहीं कुछ भी मिला। यहां तक के मेरी मां ने पूरा उसको खाली कर दिया, मेरे कमरे के अंदर ही, उसके सामने नहीं, कमरे के अंदर ही नहीं मिला। तो मां आई, कह रही, बाबा जी उसमें तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, नहीं उसके अंदर है, मेरा इल्म झूठ नहीं बोलता, ढूंढो, अच्छी तरीके ढूंढो। अब मां और मैं दोबारा से अंदर गए, सारा सामान निकाल चुका था, दराजों को देख चुके थे, किसी जगह के अंदर में नहीं था। तो वहीं मेरी मां ने कहा, जो ब्रीफ केस होते हैं, ट्रॉली बैग जो होते हैं ना, ट्रॉली बैग के अंदर बहुत सारे लोगों को पता होगा जिप लगी होती है, कपड़ा लगा होता है लास्ट में, उस कपड़े के नीचे लोहे होते हैं, इसका फ्रेम होता है, उसके ऊपर जिप होती है। वो कहती है, मेरी मां ने वैसी जिप खोली, जब जिप खोली तो उसके नीचे एक 3-4 कागज के लिपटे हुए तावीज थे। उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा था। साइड पे बनी हुई जिप जब खोली, उसको अमूमन कोई भी नहीं खोलता क्योंकि उसके नीचे तो फ्रेम होता है। उसके अंदर वो 3-4 तावीज थे। मां डरते हाथों से लेके आई और उसको खोला गया। उस बाबा जी ने जब तावीजों को खोला, 2 गुठली भाई लेके आया था और एक जो मेरे कमरे से निकले थे उनको लेके आए, दोनों को खोला गया तो बकायदा वो खून से लिखे गए तावीज थे और उन तावीजों पे मेरा नाम लिखा हुआ था, रिहाना लिखा हुआ था। अजीब सी जिनों की, भूतों की उनके ऊपर शक्लें बनी हुई थी खून के साथ। नाम हिना का लिखा हुआ था। और उस बंदे ने हमें बताया कि एक शदीद जादू है जिसके ये तावीज किए गए हैं और उसकी जो चीजें हैं इस घर के अंदर फिरती हैं।
मैं भी बहुत हैरान हो गई कि वो वाकई बाबा को पहुंचा हुआ था या क्या था, कि जिस कमरे को लॉक किया गया था उसके अंदर से भी पोटली निकली थी, और मेरी कमरे के अंदर वो जिस तरह ट्रॉली बैग ऊपर रखा हुआ था स्टोर में, वहां से वो निकाल के भाई लाया, और उसको भी लॉक था, चाबी मेरे पास थी, और उसके अंदर से भी कुछ निकला था। तो वाकई ये गवाही थी कि वो अपने इल्म की रोशनी में पहुंच गया था और उसने वो चीजें भी निकाल ली थी। मेरी मां अब उसकी और अकीदतमंद सी हो गई कि वो वाकई एक नेक हस्ती और पहुंची हुई हस्ती है, उसके पास इल्म की ताकत है। अब मां ने कहा, बताइए हजूर क्या होगा। लाइट चली गई थी, इसी वजह से रोक के मुझे दोबारा करना पड़ा है। एकदम से उसके जिस्म ने झटका सा लिया और कहा रुको। तो सारे रुक गए कि अब क्या हुआ है। उसने कहा रुको, मेरा इल्म कहता है, मेरे जिस्म को झटका लगा है, अभी कोई चीज मुझे बता के गई है मेरे कान में, अभी भी कुछ इस घर में मजीद है। और एकदम से वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया। वो चलते 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 एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे के अंदर फिर से उसने पढ़ना शुरू किया। कुछ बुड़बुड़ाता था और फूंके मारता जाता था, ऐसे ऊपर देखता जाता था और फूंके मारता जाता था। और फूंके मारते मारते वो एक अलमारी की तरफ गया। उस अलमारी को मेरी मां को उसने कहा खोलिए इसको। वो लॉक नहीं थी। उसको जब खोला गया तो उसके अंदर कुछ कपड़े लटके हुए थे। उसने कहा इस अलमारी के अंदर है कुछ, ढूंढिए इसके। मेरा भाई भी आगे बढ़ा, मेरी मां भी आगे बढ़ी, उन कपड़ों को देखना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। उस अलमारी को ढूंढते ढूंढते काफी टाइम हो गया। उस अलमारी में से कुछ भी नहीं निकला। तो वो हैरान हो गए कि इसमें तो कुछ भी नहीं, हजूर आप तो कुछ कह रहे हैं। तो वो आगे बढ़ा और कहा ये कमीज उठा के लाइए। मेरी मां कहती है मैंने उस कमीज को अच्छी तरीके पहले भी देख लिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उसने कहा मुझे पकड़ाइए। मेरी मां कहती है मैंने उसको कमीज पकड़ाई, उसे अपने हाथ में पकड़ी और अपने हाथ में पकड़ के उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ता गया। तो देखते ही देखते हमारे आंखों से वो अपने हाथ को हिलाता गया, तो उसमें से बाकायदा तावीज गिरना शुरू हो गए। 4-5 के करीब तावीज थे जो उस कमीज में से गिरे और नीचे गिर गए। जबकि हमने अपनी आंखों से देखा था वो कमीज बिल्कुल खाली थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। और उसी हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते उसमें से तावीज गिर पड़े। ये कमीज रिहाना की थी। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि कोई सोच सके कि कितना शदीद इस घर पे जादू हुआ है। मेरी मां बोली हजूर अब तो आपको सारा पता लग गया है, आप अपने इल्म की रोशनी में देख चुके हैं, अब हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा अभी रिहाना को मेरे सामने बिठाइए और आप लोग बाहर रुकिए, मुझे रिहाना के ऊपर बैठ के एक अमल करना होगा। सब लोग वहीं उसी कमरे में रुके। मैं अंदर कमरे में गई और मैं बैठ गई और वो उस कमरे में फिर खड़े होकर इधर उधर पढ़ता रहा और मुझे कहा नीचे मेरे सामने बैठ जाओ। खुद भी चौकड़ी मार के बैठ गया, मैं भी बैठ गई और मुझे कहा आंखें बंद कर लो और मुझे बताना है तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। मैं बैठ गई और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात चल रहे थे, मुझे बहुत कुछ जो नजर आ रहा था, वो जो मैं सोच रही थी, बहुत कुछ मैं देखती जा रही थी। मुझे कहा बोलो क्या देख रही हो। उसकी कड़कदार सी आवाज आई। मैंने कहा मैंने ये देखा है। उसने कहा अब क्या देख रही हो। मैंने कहा ये देखा है। मैंने कहा अब क्या देख रही हो। कहते ये। उसने कहा कब्रिस्तान में पहुंच जाओ। जब उसने कहा तो मैं कब्रिस्तान में वाकई पहुंच गई। मेरी आंखों के सामने कब्रिस्तान आना शुरू हो गया और जब कब्रिस्तान आया तो उसने कहा कब्रिस्तान में पहुंच गई हो। तो मैंने कहा हाँ जी मैं कब्रिस्तान में पहुंच गई हूँ। और ये अल्फाज दरवाजा खुला हुआ था, मेरे वालिदैन भी सुन रहे थे। कहती है कब्रिस्तान में पहुंच गई हो, किसी कब्र के करीब जाओ। और मेरी आंखों के सामने कब्रें ही कब्रें चल रही थी और मैंने कहा जी मैं कब्र के करीब पहुंच गई हूँ। तो कहता बस यहीं पे खड़ी रहो। अब मैं देख रही हूं, मैं वहीं पे खड़ी हूं, पढ़ता रहा। उसके बाद कहा बस ठीक है आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज थी, मैं अजीब सी हुई भी थी। मेरी माँ को उसने अंदर बुलाया, कहता अपनी बेटी को कंट्रोल करो, इस वक्त ये नॉर्मल नहीं है। और जब मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया तो मैं वाकई कांप रही थी, मेरी दिल की धड़कन भी बहुत तेज थी। माँ ने मुझे जल्दी से पकड़ा और बाहर ले गई, समझ गई मेरी हालत अजीब सी हो गई है। बाहर निकली मेरी माँ और उसने कहा आप बेफिक्र हो जाइए, बस मैं करीब ही हूं, मैं इसको खत्म कर दूंगा। अभी सिर्फ एक काम करना है, कल रात
रिहाना को कब्रिस्तान जाना है, मैं इसको एक कबूतर दूंगा, ये कबूतर लेके जाएगी और मैं समझा दूंगा वहां पे इसने क्या करना है। तो मेरी माँ कांप सी गई कि मेरी बेटी आज तक कब्रिस्तान नहीं गई, ऐसा कोई मामला नहीं किया हजूर, कुछ और नहीं हो सकता। उसने कहा इसके किए बगैर तो कुछ भी मैं तोड़ नहीं कर सकता, ये करना ही करना पड़ेगा। अब नहीं करेंगे तो फिर बेटी की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं इन चीजों को छेड़ बैठा हूं, तावीज निकाल चुका हूं। अब ये चीजें पागल हुई हुई हैं, जब तक मैं इनको खत्म नहीं करूंगा तो आपके और मेरे दोनों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। मैं तो अपने आप को बचा जाऊंगा, आपका घर और बेटी और आप लोग खतरे में आ चुके हैं। ये काम बहुत जरूरी है। यूं वो मेरी मां को कायल करने में कामयाब हो गया। और अगली रात अब ये था फैसला, मेरा भाई मुझे गाड़ी में लेके जाता और मैंने जाके एक अमल करना था। कबूतर एक उनको दे दिया गया, छुरी भी उसी ने अपनी प्रोवाइड की थी, ये छुरी है, और समझा दिया था। रिहाना कहती है मैं और मेरा भाई जब घर से रवाना हो रहे थे, कबूतर गाड़ी के अंदर बंधा हुआ था, तो मैं कांप रही थी। कैसा काम मैं जिंदगी में करने जा रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रही हूं। मैं पढ़ी लिखी खातून और मैं कब्रिस्तान में कबूतर काटने जा रही हूं। जब गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर जाके रुकी तो मेरी जिस्म की ऐसी हालत थी कि मैं अभी गिरूंगी, बेहोश हो जाऊंगी, अभी गिरूंगी, बेहोश हो जाऊंगी। तो मेरे भाई ने कहा मेरी बहन हिम्मत करनी होगी, तुम अपनी आंखों से वो सारे मंजर देख चुकी हो, जो जो कुछ हो चुका है। वो बुजुर्ग, वो बंदा पहुंचा हुआ है और हमें जान से छुटकारा दिलाना चाह रहा है, हमारी जान भी जा सकती है। हिम्मत से काम लो, तुम बहादुर हो, बहुत बहादुर, पढ़ी लिखी हो, बहादुर हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा। वैसे भी उस बाबा ने कहा है वो अपने घर पे बैठा देखता रहेगा, तुम्हें नुकसान नहीं होने देगा, तुम अल्लाह का नाम लो, आगे बढ़ो। मेरे भाई ने मुझे एक छुरी दी, एक हाथ में कबूतर दिया और एक हाथ में एक ऐसा औजार सा दिया जो जमीन खोदने के लिए था। ऐसे लंबी सी एक छुरी नुमा था जिससे जमीन खोदनी थी। मैंने कहा भाई ये क्या है? उसने कहा अब तुम्हें समझाना है जो मुझे उन्होंने कहा था कब्रिस्तान के बाहर, इसको समझाना। तुम्हें एक पुरानी सी कोई कब्र ढूंढनी है जो दरख्त के नीचे हो, पुरानी कब्र हो। उस कब्र के करीब जाके जो सिरहाने वाली साइड होगी उसको छोड़ के जो पांव वाली साइड होगी, पांव वाली साइड में जाओगे, वहीं पे जाके तुमने पहले एक छोटी सी कब्र खोदनी है। कब्र खोदने के बाद ये कबूतर पकड़ना है और उस कबूतर के ऊपर ये कुछ तुमने पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जब पढ़ चुकोगी तुमने इसकी गर्दन को काटना है, यहां तक कि इसकी गर्दन पढ़ते पढ़ते धड़ से अलग कर देनी है, सिर्फ काटनी नहीं, बिल्कुल अलग कर देनी है। और जब अलग कर दोगी तो उसके बाद इसके पांव भी तुमने काट देने हैं। पहले गर्दन काटनी है, फिर इसके पांव भी काट देने हैं। और उसके बाद जो तुमने गड़ा खोदा है उसी गड़े में इसके धड़ को दफना देना है। उसकी गर्दन जो पांव है वो तो हमने वहां से उठा लेने हैं और चलते हुए जाना है। जिस कब्र पे तुम बैठी होगी उसके दूसरी मुखालिफ सिमत में वहीं पे भी पुरानी कोई कब्र ढूंढनी है, सेम इसी तरह कब्र खोदनी है छोटी सी, और ये पढ़ना है। उसके बाद उसको भी दफन कर देना है। और सबसे अहम बात, जब तुम कब्र को, जब तुम कबूतर को काट रही होगी, पढ़ रही होगी, पढ़ते हुए उसमें से जो खून निकलेगा उस खून को तुमने उंगली से इस तरह टच करना है और उसको अपने माथे पे लगाना है। कहते हम मुसलमान थे, हमने इस तरह का कभी नहीं किया था, लेकिन मुझे उसने कहा तुमने ये करना है। कहती जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो रही थी, आप सोच नहीं सकते मेरी फीलिंग क्या होगी। मैं इस तरह किस तरह कांप रही थी। कब्रिस्तान का एक अपना खौफ होता है, और मेरी जैसी लड़की रात के इस पहर जब वो दाखिल हो रही थी, बेशक भाई दूर था, मौजूद था, लेकिन वो दूर होता जा रहा था। मैं चलती हुई दरमियान में मैंने कब्रिस्तान में पहुंचना था। मुझे डर था, सुन रखा था कब्रिस्तान में इंसान भी होते हैं, चिल्ले करने वाले भी होते हैं, नशे करने वाले भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। मैं अकेली जा रही थी। मेरे भाई ने कहा था कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूंगा। शहरे खामोशा, हर तरफ कब्रें ही कब्रें। मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी कोई मुर्दा उठेगा और पीछे से मेरी टांग पकड़ लेगा। ये सारा नक्शा पीर साहब ने बना के दिया था, बाबा जी ने, जहां पे हमने गाड़ी खड़ी करनी थी। और उसने मुझे कहा था तुमने इस तरफ खड़े हो जाना है। मेरे भाई को कहा था, उसी जगह पे भाई मेरा खड़ा हो गया था। और कब्र का भी उन्होंने कह दिया था, सीध में तुमने जाना है, वहीं पे काफी कब्रें हैं, कोई भी एक कब्र ढूंढ लेना। मैं उसी सीध में गई, क्योंकि वहां पे काफी कब्रें थी और मुझे कोई कब्र मिल जानी चाहिए थी। चलती चलती आखिर में पहुंच गई एक जगह पे, ऊपर दरख्त था, उसके नीचे काफी कब्रें थी, काफी दरख्त थे। उस रात की तारीकी में, उस अंधेरे में मैं कितना खौफजदा थी आप सोच भी नहीं सकते। वो कहती है मैं गई, कबूतर पे मुझे तरस आ रहा था। मेरी जैसी बंदी जिसने कभी
किसी चीज को जिच ही नहीं पहुंचाई हो। वो एक कबूतर को इस तरह मारने जा रही थी, मेरा दिल ही नहीं मान रहा था, लेकिन मुझे ये करना था। मुझे कह के भेजा गया था कि अगर ये नहीं किया गया तो तुम्हारी मां भी नुकसान में आ जाएगी, तुम्हारी मां को भी तकलीफ पहुंच जाएगी, तुम्हें भी तकलीफ पहुंचेगी, तुम्हारे बाप को भी मौत आ सकती है, तुम्हारे घर वालों को भी मौत आ सकती है। ये सोचते हुए वहां पे पहुंच गई। मैंने जैसे कैसे छोटी सी कब्र खोदी और उसके बाद मैंने उसको पकड़ा और मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे आंसू निकल पड़े, मैं रोना शुरू हो गई। मुझसे ये काम नहीं हो सकता था। मैं उस जगह पे बैठ गई, मैंने उसको नीचे लिटाया, जो उसने पढ़ने के लिए कहा था वो मैंने पकड़ा और मैंने जैसे ही छुरी उसके ऊपर रखी, पता नहीं क्यों मेरा दिल कांपना शुरू हो गया। मुझे लगा कि ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मैंने फिर से छुरी रखी, लेकिन मेरा दिल फिर से कांपना शुरू हो गया और मुझे लगा मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं वहां से खड़ी हो गई, मेरा दिल कांप रहा था, मुझे कुछ हो रहा था। मैं चलती हुई से आई, मैं भाई के करीब पहुंची, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे चक्कर से आए, धड़म से मैं जमीन पर गिर गई। मेरे भाई ने जल्दी से मुझे उठाया, मेरे हाथ में छुरी चीजें उस तरह थी, वो भी जमीन पर गिर गई। उसने मुझे उठाया, उठा के गाड़ी में रखा और मुझे घर ले गया। खैर गाड़ी में ही मुझे होश आ गया, मेरा भाई रिलैक्स हो गया कि तुम्हें क्या हुआ था। मैंने कहा भाई पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन इतनी उस कबूतर को काटने वाली बात ने मेरे इतने दिल को दहला दिया था कि मैं समझ ही नहीं पाई। जब हम घर पहुंचे तो मेरी मां ने फौरी तौर पे उनसे राब्ता किया, पीपुरा को कहा मेरी बेटी की तबीयत शदीद आज खराब हो गई थी, वो गिर पड़ी थी, तो आज वो नहीं कर सकी। और कुछ इस तरह की बात भी बता दी मेरी मां ने कि आपको पता है इन दिनों में खवातीन के साथ एक प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम भी चल रही है, कमजोरी हो जाती है, वो नहीं कर सकी। उसने कहा कोई बात नहीं, आप इसको डिले कर दीजिए, हम इसको एक हफ्ते के बाद करेंगे, करना बहुत जरूरी है, एक हफ्ते तक मैं सारे मामला को संभाल लूंगा, आप लोग परेशान ना हो। ये जब सारे मामला हो रहे थे, उससे पहले मुझसे मैसेज पे राब्ते में थी, मैं राब्ते में नहीं था। रिहाना मुझे मुसलसल फोन पे मैसेज कर रही थी मेरे व्हाट्सएप पर। जिस रात वो बेहोश हुई उससे कोई तकरीबन दूसरी रात थी कि मैंने मैसेज देखे, एक बहन के मैसेज आए हुए थे और उन्होंने मुझे बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये नहीं लिखा हुआ था ये सारा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर भी भेजी, मैंने उनकी तस्वीर देखी तो मुझे समझ लग गया ये इमरजेंसी केस है, जादू का मामला नहीं था, शदीद नेगेटिव एनर्जी का मामला था। इतना कि अब उनको इस हद तक स्टेज आ गई थी कि चीजें नजर आनी शुरू हो जाती। मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने कहा जी आपका वॉइस मैसेज राब्ता किया, ये मसला है और आपके साथ ये है, ये है, तो आप ये पढ़ लें। जिस तरह मैं तोड़ बताता हूं, मैंने वॉइस मैसेज बंद किया तो साथ ही कॉल आ गई। वो शायद जाग रही थी, ये करीबन 2:30-3 बजे का टाइम था रात का, जब मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई करता हूँ। कॉल आ गई, सर कॉल अटेंड कीजिए। मैंने कॉल अटेंड कर ली। उन्होंने कहा कि सर इस वक्त मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में। मैंने कहा मेरी बहन मुझे बताइए क्या हुआ है। जब उन्होंने मुझे बताना शुरू किया तो कहानी में मेरी इंटरेस्ट भी शुरू हो गई। ऐसी कहानी, एक जादूगर की कहानी, एक बाबा जी की कहानी, मैं सारी कहानी सुनता रहा। और उन्होंने कहा अब लास्ट 2 रातें पहले मैं इस तरह कब्रिस्तान में गई हूं और ये काटने के लिए कहा गया है कि जब मैं काटने के लिए गया हूं तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था, तो मैं नहीं काट सकी। और खवातीन का एक मखसूस दिन होते हैं, तो मेरा ये भी इशू था, तो मुझे चक्कर से आए हैं, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं गिर गई हूं। अब हफ्ते बाद मैंने जाना है और ये काम करना है। जब मैंने सारी कहानी सुन ली, मुझे सारी कहानी समझ लगी। मैंने कहा मेरी बहन अब मैं आपको हैंडल करूंगा, आपने मेरे कहने पे चलना है और आपका काम हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं आपसे कब से राब्ते में हूं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह की तरफ से जब लिखा हुआ था रिप्लाई हो गया है, रिप्लाई मैं करता हूं, सबको रिप्लाई नहीं कर सकता। मैंने उनको फिर तस्वीर खींच के भेजी, स्क्रीनशॉट, ये देखिए कितने लोगों ने मुझसे राब्ता किया हुआ है, तो फिर मैं कैसे राब्ता करता। खैर राब्ता हो गया। मैंने कहा अब एक काम करते हैं, आपने कब्रिस्तान जाना है और आपने किसी भी कबूतर को काटना नहीं है, आपने कबूतर को वहां पे उड़ा देना है आगे जाके, ताकि आपके भाई को भी पता लगे। उसके पर खोल देने, टांगे खोल देनी है, वो उड़ जाएगा। और आपने कहना है मैं सारा कुछ कर रही हूं। कोई भी लाल कलर का अरेंजमेंट करके ले जाइएगा, उसको माथे पे भी लगा दीजिएगा, सारा कुछ कहिएगा मैं कर रही हूं। मैं आपको बता रहा हूं अगर कुछ गलत होगा मेरी गारंटी, मैं इसको संभाल लूंगा।
उन बहन को भी थोड़ा सा मुझ पे डाउट था। रिहाना बहन, मैं इस वक्त कह देता हूं, उस वक्त आपके दिल में डाउट था कि मदर साहब कह तो रहे हैं, पता नहीं मैंने ना किया तो ये डरी हुई थी वो बाबा जी की बात ना मानी तो काम अलग ना हो जाए। वो रात आ गई, दिन गुजर के मैं इनसे राब्ते में रहा हूं और इनसे कहा है अब जाइए। ये उस रात को गई हैं, भाई उसी तरीके वहां पे खड़ा हुआ है जिस जगह पे उस बाबा ने कहा था। ये चलती हुई गई हैं, कब्र ढूंढने की बजाय ये आगे निकल गई हैं। कहती है मैं आगे गई हूं, आज भी डर लग रहा था लेकिन मुझे ये हौसला था कि मदर साहब भी राब्ते में हैं, कोई मसला नहीं होगा। कहती है मैंने उस कबूतर को खोला और खोल के आगे जाके उसको मैंने उड़ा दिया, वो उड़ गया। मैंने फिर एक फर्जी कब्र खोदी और फर्जी कब्र खोद के उसको बंद भी कर दिया, कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कहा अगर वो जाके अगले दिन देखना चाहे तो आप कब्र खोद देना। इसी तरह अगली सिमत में भी गई, वहां पे भी जाके मैंने कब्र खोदी और उसको भी बंद कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दफना दिया हो। और अंगूठे पे जो लाल लेके गई थी उससे मैंने लाल लगा दिया। बाहर आई तो मेरा भाई शदीद डरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो मेरा भाई कहता है पिछली दफा भी मुझे महसूस हुआ था लेकिन मैं समझा मेरा वहम है, आज मैंने क्लियर देखा है। मैं वो जो सामने कब्र की तरफ उसने इशारा किया, उस जगह पे कोई मुर्दा उठ के बैठा है। उसने कफन पहना हुआ था, सफेद कफन में लिपटा हुआ था और उठ के बैठा है। वो बहुत डर गया था। जल्दी से मैं गाड़ी में बैठी, मेरा भाई भी बैठा, हम रवाना हुए और वहां पे हम जब घर पहुंचे तो उसको बता दिया गया कि जी अमल मुकम्मल हो गया है। ये वो लम्हा था जब उस औरत का दिल और डर जाना था रिहाना का या मजबूत हो जाना था। उसने कहा वेरी गुड, मैंने अपने इल्म से चेक कर लिया कि तुमने बेहतरीन तरीके से काम किया है। तभी रिहाना का जंप लगा और वो समझ गई वो बाबा ढोंगी है, क्योंकि उसने तो कबूतर को उड़ा दिया था मेरे कहने पे। अब रिहाना को समझ लग गई कि जो कुछ भी है मदर साहब है, ये बंदा फ्रॉड है। अगले 2 दिन बाद उसने वजीफा करने के बाद इनके घर आना था और अब मैं उसको हर बात समझा चुका था। मुझसे वो राब्ते में, ऐसे काम में इंटरेस्ट लेता हूं। जब वो आया रिहाना के कमरे में उस तरह बैठा, माँ बाप नीचे थे, अब सबका बेइंतहा उस बाबा जी पे यकीन हो चुका था, उस बाबा पे। रिहाना के सामने बैठा तो रिहाना से उसने कहा अब वो मरला है जो तुम्हें इसको कराना है, तुम्हें अपने माँ बाप की जान को भी बचाना है, इस नहुसत वाली चीज को भी निकालना है इस घर से, और वो सिर्फ तुम कर सकती हो। रिहाना ने कहा बताइए। उसने कहा 3 दिन तुम्हें बैठ के पढ़ना होगा, इसी कमरे में बैठ के। दायरा कड़ा का उसने तरीका सिखाया, इस तरह करना होगा, और मुसल्ला भी एक दिया कि ये मुसल्ला इसमें पढ़ना होगा। जब 3 दिन बाद तुम पढ़ लोगी, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो बहुत ही खौफनाक है। इसको निकालने के लिए जरूरी है जब तुम 3 दिन बाद इसको निकाल देगी, फिर उसके बाद तुम्हें मुझसे जिस्मानी ताल्लुक बनाना होगा। वो तुम मुझसे नहीं बनाओगी, वो उस चीज से ही बनाओगी। मेरे अंदर वो चीज आ जाएगी, मेरे अंदर वो जब चीज आ जाएगी तो वो तुम्हारे साथ एक ताल्लुक बनाएगी। इसी सूरत पे ही वो जाएगी। अगर वो तुमसे उसने ताल्लुक ना बनाया तो वो सबको मार देगी। ये आखिरी मरला है, बहुत खौफनाक है। तुम उसके साथ ताल्लुक बनाओ, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें 3 दिन पढ़ना है। ये जब सारी बातें होगी, उसने मुझे यही बात फोन पे बताई कि आज आया था, वो पढ़ता रहा और ये बात कह के गया कि 3 दिन तुमने पढ़ना है और उसके बाद ताल्लुक बनाना है। मैंने कहा अब वो मरला आ गया जब हमने उसको पकड़ना है। कहती है कैसे? मैंने कहा सबसे पहले तुमने काम ये करना है, उसके बाद एक की है, उसको कहते हैं मास्टर की, जो तुम्हारा उसने खोला ट्रॉली बैग, वो भी उसने कैसे खोला है मैं तुम्हें बता देता हूं। उसने वो जो तुम्हारा कमरा बंद था और उसके अंदर से खुलवाया, उसने वो भी कैसे खोला है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। अब तुमने काम करना है, जब ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हें बता देगा, तुमने अब इसको अपने हाथ में लेना है। हाथ में लेने का तरीका क्या है? तुमने उसको कहना है कि मैं 3 रातें पढ़ूंगी, और जब वो तीसरी रात तुमसे आएगा उसने कहना है सब कुछ मैं खुशी से करने को तैयार हूं, मुझे ये बताइए कि आपने कैसे किया। उसने कहा क्या वो मान जाएगा? मैंने कहा एक सूरत में मानेगा, कभी नहीं मानेगा। आप उसको अपने हाथ में करो। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे सेंसर कर रहा हूं। उस लड़की के लिए भी मुश्किल था, लेकिन उसने कहा मैं कर लूंगी। उसने मुझसे भी सवाल पूछा, मतलब साहब ये बताइए मुझे कब्रिस्तान कैसे नजर आया? जब वो पढ़ रहा था और ये करता जा रहा था तो कब्रिस्तान कैसे निकले, मैं कब्रिस्तान में कैसे पहुंची, कब्र के पास कैसे खड़ी? मैंने उनको सब बातों का जवाब दिया। मैंने कहा चले अभी आप बैठिए, मैं अभी कब्रिस्तान लेके चलता हूं। कहती है कैसे? मैंने कहा आंखें बंद कीजिए। उसने आंखें बंद की और मैं उनको कब्रिस्तान लेके गया। कहती जी मैं पहुंच गई हूं। मैंने कहा नजर आ रहा है? कहती है ठीक है। मैंने कब्र के पास जाओ। कहती है ठीक है। कहती कैसे कर लिया? मैं आगे चलते हैं।
उसके पास एक मास्टर की है जिससे वो आपकी चीजें खोल रहा है। अब आपने करना क्या है, मोबाइल को इस अंदाज में पकड़ना है कि इसका बैक से कैमरे सबको पता होता है, आपने फ्रंट हाथ में पकड़ना है और इस तरीके पकड़ना है कि मैंने ये भी टेक्निकली बातें जो मैं नहीं बताता, ये आपको मैं सॉफ्टवेयर दे रहा हूं, इसको आप कर लें, हिडन कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। इस तरीके आपने अपना हिडन कैमरा रखना है, क्योंकि मैंने इस पर प्रोग्राम किए हुए हैं, छापा प्रोग्राम करते थे, उसमें हम पकड़ते थे इस तरह अमलों को। आपने ये रखना है और ये रिकॉर्ड करना है। वो उसको नहीं पता लगेगा कि आप रिकॉर्ड करिए, वो नॉर्मल इसको समझेगा जिस तरह आपके हाथ में मोबाइल होते हैं, ये चीजें रिकॉर्ड करनी है। बहुत सारी बातें मैं इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, उसकी रीजन होती है बहुत सारे लोग ना नेगेटिव माइंड के जो लोग होते हैं वो भी इनको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए बताना ठीक नहीं है। मुक्तसर वो जब उसके बाद तीसरी रात बैठा, उसने कहा बात यह है मेरा आप पे दिल आ गया है, आप पहुंची हुई हो, मैं ताकतवर होना चाहती हूँ, मुझे पता है आपके पास इल्म भी है, लेकिन मुझे ये भी पता है ये जो आपने दरवाजे खोले ना, ये इल्म से नहीं खुलते, ये आपने किसी टेक्निक से खोले हैं। मुझे शागिर्दी में लीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, मुझे सिखाइए, जो आप कहेंगे छोड़ दे, मैं आपकी हर बात को मानूंगी। इस अंदाज में मैंने जिसको कहा था कि उसको अपने हाथ में लेना था, और वो लड़की इस तरह बातें करते करते इतना उसको हाथ में ले गई, वो समझ गया कि ये मेरे ऊपर फिदा हो बैठी है, और ये सीखने के लिए। मैंने उसको ये कहा था कि तुम कहो, मैं बदला लेने के लिए सब कुछ करूंगी। उस लड़के से मैंने बदला लेना है, और बदला लेने के लिए मैं हर हद को क्रॉस करने को तैयार हूं। जिसपे उस बंदे को यकीन आ गया कि अब ये बदला लेने के लिए हर हद को क्रॉस करेगी, और वो जानता था साइकोलॉजिकली कि मैं इसके साथ ताल्लुक भी कर बना लेता हूं जिस्मानी, तो ये बताने जोगी नहीं रहेगी, मैं इसको डरा दूंगा। तो उसने सबसे पहले उसको वही फरमाइश की, ये मुझे बताइए कि आपने वो कमरा और ये कैसे खोला था। उसने कहा मैंने अपने अमल से। उसने कहा नहीं, जब तक आप मेरे साथ सही नहीं होंगे, मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपके साथ, मैं आपकी शागिर्दी में आ चुकी हूं, अब तो मैं आपकी शागिर्द हूं, और मैं आपको हर गारंटी देने को तैयार हूं, जो गारंटी मांगे। उसने वहां पे एक छोटा सा गलत अमल भी किया, बहुत शदीद नहीं गलत, जिससे वो यकीन देना चाह रहा, हक करना कह लें कुछ भी, तो उस पर यकीन आ जाए, तो उसने भी दिल से उसको कर लिया, यकीन दिलाने के लिए कि उसकी चेली बन चुकी है। और जब ऐसा कुछ हुआ, हक वगैरह हुआ, गले उसने उसको लगाया और उसने भी लगा लिया, तो समझ गया कि ये तो मेरे पे फिदा हो गई है, मेरी शागिर्द बनने को तैयार हो गई है। उसने कहा मेरे पास अमल है, मैं सारे अमलों से आपको सिखा दूंगा, ये तो मैं आम से खोल लेता। उसने कहा कैसे? और वही हुआ, मास्टर की से उसने खोल के दिखा दिया, वो उसके पास थी। और जब उसने खोल के दिखा दिया तो उसके पास वो जो कैमरा था और जो रिकॉर्डिंग थी उसने कर ली। उसने कहा आपने कमीज में से तावीज कैसे निकाले थे? उसने कहा वो भी तुम्हें सिखा दूंगा, तुम भी निकाल सकोगी, अभी नहीं, उसका भी वक्त नहीं आया, वो अमल है, वो तुम अमल करोगी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वो जब वो दरवाजा खोल रहा था वो देख रही थी तावीज पे। उसने कहा तावीज मैंने नहीं रखे, तावीज चीजें रख के गई हैं, लेकिन ये मैंने दरवाजा खोल लिया था। उसने कहा इसलिए नहीं कि मैंने खोला था, तो मैं सिखा रहा हूं, कल को तुम्हारी भी ये चीजें इस तरह काम आएगी। वो कुछ बता भी रहा था, कुछ छुपा भी रहा था, खुल के सामने नहीं आ रहा था, दरवाजे का वो बता गया था। और लड़की उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो जिस वक्त उसने गले लगाया और इस तरह हरकत की, वो उसने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। मुख्तसर में इसको शॉर्ट करता हूं, जैसे ही वो कुछ चीजें उसने उसको बता दी जो राज की बातें थी कि ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, तो उसी के वक्त लड़की ने कहा है अब बताइए आप क्या चाहते हैं। उसने कहा वही जो मैंने तुमसे कहा है, तुमने 3 रातें मुकम्मल कर ली हैं, और अब मैं पढ़ाई करूंगा, एक जिन होगा जो मेरे अंदर आ जाएगा, और जब मेरे अंदर आ जाएगा तो उसके बाद तुमने उससे ताल्लुक बनाना है। उसने कहा ठीक है सर। उसने अपनी आंखें बंद की और मेरे ही बताए हुए तरीके से उसने मोबाइल साइड पे रख दिया, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, और जैसे ही वो अपने पढ़ना शुरू हुआ, वो जैसे तंत्र मंत्र जंतर करता गया, और उसने उसको बताया हुआ था जब इस पोजीशन में मैं आऊंगा तो मेरे अंदर हाजिरी हो चुकी होगी, और फिर मैं जो कहता जाऊं, तुम मैं नहीं कह रहा हूंगा, वो चीज कहती जा रही होगी, तुम उस तरह मानते जाना। और वो उसके लिए उसने कहा था मैं तैयार बैठी हूं। जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, लड़की थोड़ी देर के बाद अपनी जगह से उठी, उठते ही उसने उसके मुंह के ऊपर शदीद जोर से थप्पड़ मारा, और साथ ही दूसरे हाथ से भी थप्पड़ मारा। तो उसने आंखें खोल दी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, और वो समझा, और इस टोन में बोला जैसे उसके अंदर हाजिरी हो गई, और जैसे उसके अंदर कोई उसके अंदर चीज आ गई है। उसने कहा, और वो जब बोला है तो वो नहीं, आवाज बदल के बोल रहा था जैसे वाकई उसके अंदर कोई जिन आ गया है और उसके अंदर वो आ गया है। उसने उसके सामने अपना दूसरा फोन उठाया और कहा रुक जिन, रुक, अभी रुक, मैं इस वक्त थाने पुलिस को फोन कर रही हूं कि मेरे घर के अंदर जिन आ गया है, वो अभी आएंगे और आके जिन निकालेंगे, रुक मैं तेरा जिन अभी निकलवाती हूं। और उसने उसके सामने लाउड स्पीकर ऑन करके नंबर मिलाया। जैसे ही नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से बेल जानी शुरू हो गई, और जैसे ही बेल गई तो जिसने उठाया वो
एक तरीका होता है हर कंट्री का, यहाँ पे भी है पाकिस्तान में एक नंबर, वो थाने का नंबर था। उन्होंने वो अपनी आवाज में जब बोला, जेन्युइन उन्होंने बोला कि फलाना थाना और हम ये बोल रहे हैं, तो इतनी ही बोलना था। और वो जो बैठा देख रहा था, अभी तक जिन की हालत में बैठा हुआ था, क्योंकि उसको डरा चुकी थी कि मैं थाने फोन करके बुला रही हूँ और वही तेरा आप जिन निकालते हैं, रुक इस जिन के साथ वो डील करेंगे। तो जब उन्होंने थाने नंबर भी मिलाया तब उसको यकीन भी नहीं आया कि शायद नहीं मिलाएगी। और जब थाने से उधर से आवाज आई, जी बोले कौन बात कर रहा है, तो वो थाने नंबर नहीं मिलाया गया था, उसके सामने उसने नंबर डायल नहीं किया था। मैंने बताया हुआ ये तरीका था कि आपने नंबर मिलाना है और जो आगे से बोलेगा ये नाम लेके, आपका करीबी जो थाना है उसका नाम लो के बोले जी मैं फलां थाने से बोल रहा हूँ, जी बताइए मैं क्या मदद करूँ, इस तरह होता है। और इसी तरह स्पीकर ऑन था और जब वो मिलाया गया तो उन्होंने कहा जी मैं फलां थाने से बोल रहा हूँ, जी क्या मदद कर सकता हूँ। एकदम से वो अपनी जगह से उठा और जल्दी से उसने मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसने कॉल बंद कर दी। उसने कहा हाँ बोलो, बंदे के पुत्र बनो ना, सीधे होके बोलो। तो एकदम से वो सारा रूप जो जिन का चढ़ा था वो उतर गया। उसने कहा तुम क्या कर रही हो, उसने कहा मैं जिन से हैंडल मैं तो नहीं कर सकती ना, जिन को वो पुलिस वाले आगे हैंडल करेंगे, रुको अभी मैं बंदोबस्त करती हूँ। तो एकदम से उसकी पोजीशन जो धमकियाना थी वो और धमकी बढ़ गई, मैं तुम्हें जला दूंगा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। उसने कहा जलाओ ना, तो बंद क्यों करवाई है कॉल, मैं दोबारा मिलाती हूँ। उन्होंने कहा रुको रुको रुको। उसने कहा नहीं तुम रुको ना, मैं तो तुम्हें डील नहीं कर सकती, थाना डील करेगा, रुको देखते हैं क्या होता है। टीवी वालों को भी मैं बुलाऊंगी, अभी कैमरा भी आएगा, बेफिक्र हो, जो थाने वाले आएंगे वो देखेंगे तुम्हारे अंदर जिन है कि नहीं है, क्योंकि मैं उनको बताऊंगी कि ये जिन मुझसे ये डिमांड कर रहा है। उन्होंने कहा तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, मैंने तो कोई डिमांड नहीं की। उसने कहा अगर मैं ये कहूं मैं रिकॉर्डिंग कर चुकी हूं इस डिमांड की, तुमने मुझसे डिमांड की है कि मेरे अंदर एक जिन आएगा और ये सब कुछ आके करेगा, ये मैं सब रिकॉर्ड कर चुकी हूं और वही मैं उनको पुलिस वालों को दिखाऊंगी कि ये सारा कुछ ये कर रहा है। एकदम से वो सूरत हाल को समझ चुका और उसने कहा ये मत समझना कि तुम मेरा मोबाइल तोड़ोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये मैं आगे भेज चुकी हूं सेफ साइड पे। ये इस तरह की रिकॉर्डिंग होती है, शायद तुम्हें नहीं पता, ये फौरी तौर पे मैंने फॉरवर्ड भी कर दी है ताकि मेरा मोबाइल छीन के अगर तुम ऐसा कर चुको तो तुम्हारे नंबर पे मैं वीडियो मंगवा देती हूं, अभी तुम्हारे नंबर पे मैं करवाती हूं, ये वीडियो आ जाएगी जो मैंने बनाई है, बोलो अब क्या करना है। ये लम्हा था कि उसकी हालत बिल्कुल खत्म हो गई। वो जितनी देर धमकी देता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, जिन मेरा भस्म कर देगा, मैं यूं कर दूंगा वहां कर दूंगा, वो सारा उसका ठंडा हो गया। लड़की ने हिम्मत दिखाई, ये सच बात है, उसने हिम्मत दिखाई। मुझे उम्मीद नहीं थी ये लड़की कर सकेगी, लेकिन वो कर गई, उसने कर दिखाया। और उसके बाद उस बंदे को समझ लग गया, उसने कहा बेहतर यही है मैं तुम्हारा एक सूरत में पोल नहीं खोलूंगी, चुप करके निकलो और मेरे घर वालों को कल तुम वही कहोगे जो मैंने कहा है, नहीं तो उसने कहा मैं अभी तुम्हें वो वीडियो और तुम्हारी ऑडियो सुना देती हूं जिसमें तुम ये सारी बकवास याद कर रहे हो, जिसमें तुमने ताला खोला है वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और जो तुमने ये मुझे कहा है जिन आएगा और उसके साथ तुमने जिस्मानी ताल्लुक बनाना, ये सब रिकॉर्ड है। तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं ये वीडियो से तुम्हारा चेहरा सबको दिखा सकती हूँ, इसलिए बेहतर है आप वही करोगे जो तुम्हें मैं कहूंगी। वो तैयार हो गया। उसने कहा इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरी वीडियो आगे नहीं भेजोगी, मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं। उसने कहा तुम झूठे हो, मैं झूठी नहीं हूं, मैं तुम्हें हल्फ देने को तैयार हूं। ये मैंने सारा उसको कहा था कि तुमने फिर वीडियो नहीं दिखानी, तुम्हारा काम करना मकसद है, नेटवर्क होता है इन लोगों का, तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, परेशान करेगा, तुमने लड़ना जरूर है, अपना जान छुड़ाओ। उसने कहा तो मेरे घर वालों को सिर्फ यही बोलोगे इसका सारा जादू मैंने खत्म कर दिया है, इसका सारा कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ लिया है। और उसने कहा उसने उसको गाली देके कहा कि तुम तो इतने पहुंचे हुए थे, जो तुमने मुझे कबूतर काटने को पढ़ने को कहा था वो तो मैंने उड़ा दिया था, ये तो तुम्हारा इल्म था, मुझे शक तो उसी वक्त पड़ गया था। खैर उसके बाद उस बाबा साहब ने वही बातें कही जो रिहाना ने कही और उसके घर वालों को भी वही सारा बताया, और घर वाले भी खुश हो गए कि अब हमारी बेटी से जितना भी जादू है, इसमें मैंने बहुत सारी बातें सेंसर कर दिया, मकसद सिर्फ कहानी सुनाना था, हमारी बेटी ठीक हो गई है। जब वो चला गया तो मैंने रिहाना से कहा अभी ये वीडियो डिलीट नहीं करनी, आपने संभाल के रखनी है, आपके काम आएगी, किसी वक्त भी आपको ब्लैकमेल करेगा, लेकिन उड़े ये निकले ना वीडियो, क्यों, इसमें आपकी भी इज्जत खराब होगी, आपका भी नाम खराब होगा। अब उन्होंने कहा सर क्या करना है, मैंने कहा सिंपल, अब आपने तोड़ करना है, आपकी शादी भी होगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी शदीद है इस वक्त, आपके साथ चीजें ये महसूस होनी शुरू हो चुकी हैं। मैंने कहा जी सर महसूस हो रही हैं। मैंने कहा उसकी वजह से नहीं है। फिर मैंने उनको क्लियर बताया कैसे ये जादूगर जो एक पकड़ते हैं हाथ के अंदर कमीज और उसमें से तावीज गिरना शुरू हो जाते हैं, टोटली फ्रॉड है, कोई तावीज नहीं होते उनके, ऐसी टेक्निक है उनके हाथों में होता है, ये सारा शोबदाबाजी है। पोटली भी उसी ने अंदर तावीजों की रखी थी, वो जो कुछ भी होते हैं माहौल क्रिएट करते हैं। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मेरे भाई ने किसी मुर्दे को कफन पहने हुए उठते हुए देखा था, तो मैंने कहा तुम्हारे भाई को अकल पे पर्दा डालते हैं ना लोग साइकोलॉजिकली, जब तुम्हारे भाई को कब्रिस्तान गया तो उसने ये क्यों कहा फलां जगह पे ही गाड़ी रोकनी है, वो किसी जगह भी रोक देता,
जब तुम फलां जगह पे गाड़ी रोकोगे तो बंदा उसका लेटा होगा, ये नेटवर्क होता है पूरा, उसने दिखा दिया तुम्हें झलवा। असल वो इसका जो मकसद था, जब पहले दिन उसने तुम्हें देखा था ऊपर, वो तुम पे फिदा हो गया था। क्योंकि मैंने भी उनकी तस्वीर देख ली थी, मैंने कहा आप एक मासूम भी हैं, भोली भी हैं, चलचल सी भी हैं। उसने जब आपको देख लिया था तो वो आप पे फिदा हो गया था, उसकी नीयत खराब हो गई थी। और ये जादूगर इसी तरह ही नीयत जब खराब करते हैं तो इसी तरह ही ये जिस्मानी ताल्लुक बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, आपको शोभदे दिखाते हैं और आपको इस तरह की चीजें दिखाते हैं कि आप उनके बिल्कुल मुट्ठी में आ जाते हैं। फिर वो सब कुछ आप करते हैं जो वो कहते हैं और आपको करना पड़ता है। इसलिए आपने अक्लमंदी ये की कि जो मैंने आपसे कहा वो आप करती गई, आपने मेरी बात सुन ली, आप डर जाती वैसा ना कर पाती तो आप फंस जाती। उसी हिडन वीडियो से ही वो बंदा पकड़ा गया, और अगर वो वीडियो ना करती तो वो बहुत कुछ गलत इस्तेमाल कर जाता। तो ये वीडियो मैंने आज कहानी क्यों सुनाई, इसलिए कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ अभी हो रहा है। अल्लाह की तरफ से ये हुआ कि उनकी मेरी कॉल आ गई, मैंने उनको वॉइस मैसेज किया कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी और शरीर किस्म की और ये उन्होंने उसी वक्त कॉल कर ली और मैंने कॉल अटेंड कर ली और उसी वक्त वो रो पड़ी, उन्होंने मुझे कहानी सुना दी। फौरन मैं एक्टिव हो गया, कुछ अर्सा किया है, ये तो मसला ही कोई नहीं। मैंने कहा ऐसे बंदे को पकड़ना, करना आपने ये है कॉन्फिडेंस के साथ रहना, उसको शक नहीं होने देना कि आप क्या करने जा रही हो, मेरी बात पे अमल करना है, देखना यूं काम होगा। यही हुआ, उन्होंने मेरी बात पे अमल किया और अमल करने के बाद वैसा कुछ ही सारा हो गया जैसा मैंने कहा और उनका काम हो गया। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है जिंदगी में, ये याद रखिएगा। बस एक काम जो मैं हमेशा कहता होता हूं, ऐसे पीरों ढोंगी बाबों के पास जाने से पहले एक काम जरूर किया करें, एक दफा अल्लाह ताला से जरूर राब्ता करके देखा करें, अल्लाह से एक दफा मदद जरूर मांगा करें और फिर देखें अल्लाह ताला आपकी कैसे मदद करता है। जब हम अल्लाह की मदद छोड़ के ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो फिर यही होता है, हम रह जाते हैं, इनके हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की इस कहानी में नसीहत है, इसलिए मैंने इस कहानी को भेजा कि ऐसे लोगों के पास ना जाया करें। यकीन माने हमारी बच्चियां जब यहां पे जाती हैं तो ये लोग उनके साथ क्या क्या गलत करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थी एक सच्ची कहानी जिसमें मैंने कुछ चीजें सेंसर भी कर दी और नाम जो था वो मैंने फर्जी रखा। तो आप लोग भी मुझे अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं OCS का हिस्सा बनाऊंगा। और मेरा नंबर है व्हाट्सएप का 009231365550। इस पर कहानी सेंड कीजिए, आपकी कहानी भी OCS का हिस्सा बन जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।